नमस्कार साथियों, मैं शीशफूल यादव ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में हमारा समास प्रकरण चल रहा है। समास प्रकरण के अभी तक 2 वीडियो हमने देखे। पहले वीडियो में हमने समास पढ़ा, समास क्या होता है, समास की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, विग्रह क्या होता है, किस तरीके से विग्रह किया जाता है और उनके कौन से भेद हैं, वृत्ति क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में पढ़ी। दूसरे वीडियो में हमने समास के भेद किए। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार और वरदराजाचार्य के अनुसार हमने समास के 4 और 5 इस प्रकार से भेद पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि समास कार्य करने के कौन कौन से सोपान हैं, यानी कि जब हम कोई भी समास कार्य करेंगे तो उनमें क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, किस तरीके से समास होता है, उसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो, समास के सोपान, समास करने के सामान्यतया 6 सोपान हैं और उस क्रमबद्ध तरीके से हम समास कार्य करेंगे। तो सबसे पहला सोपान आता है विग्रह, यानी जब कोई भी पद दिए हुए हों जिनका समास का हमें समास कार्य करना है तो उसमें सबसे पहले विग्रह, यदि वो पहले से ही विग्रह दिया हुआ है तो उसको भी हम समझेंगे। तो विग्रह 2 तरीके से होता है, जो हमने पार्ट नंबर 92 में पढ़ा था, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जो हम व्याकरणात्मक दृष्टि से सीधा सीधा जो विग्रह हम करते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, वो विग्रह होता है लौकिक विग्रह। दूसरा विग्रह हम पढ़ते हैं अलौकिक विग्रह, जब दोनों पदों की विभक्तियों को साथ में लिखा जाता है, यानी जैसे राजा का पुरुष, इसको हम राज्ञः पुरुषः ऐसे करेंगे तो राज्ञः जो शब्द है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और पुरुषः जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो राजन शब्द करके उसमें षष्ठी का एक वचन का सुप प्रत्यय हम यहाँ पे रख देते हैं, राजन प्लस ngस, तो हो गया राजन ngस पुरुष सुप, यानी प्रथमा विभक्ति का सुप प्रत्यय होता है सु। तो ऐसे करके राजन ngस पुरुष सु, ये हमारा हो जाता है अलौकिक विग्रह, जो आजकल कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो पहला काम होगा विग्रह करना, उसका हम विग्रह करते हैं, लौकिक या अलौकिक जो भी विग्रह हम करेंगे। उसके बाद दूसरा है समास विधायक सूत्र। जब कोई भी समास करेंगे तो उसका अपना एक कोई सूत्र होता है और उस सूत्र को हम कैसे समझें कि किस पद का समास हुआ, किसके साथ समास हुआ, किस अर्थ में समास हुआ, बस इन्हीं 3 चीज़ों को समझेंगे। तो सूत्र में प्रायः 3 विभक्तियां होती हैं, 2 अनिवार्य हैं, प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति समास विधायक सूत्र में होनी ही चाहिए। उसके अलावा सप्तमी विभक्ति भी समास विधायक सूत्र में होती है, यानी समास करने वाला सूत्र समास विधायक सूत्र होता है। उसमें पहली, तीसरी और सातवीं इन 3 विभक्तियों में से होती हैं। पहली और तीसरी अनिवार्य है, सप्तमी विभक्ति वैकल्पिक है। तो ये काम क्या करती हैं उसको समझते हैं। समास विधायक सूत्र में पहली विभक्ति जिस भी पद में है, समास विधायक सूत्र में जिस भी पद में पहली विभक्ति है तो वो पद हमारे विग्रह में किस पद को इंगित कर रहा है। फिर से समझ लो, समास विधायक सूत्र में अलग पद होंगे, समास कार्य जब हम करेंगे उसमें अलग पद होंगे। तो समास विधायक सूत्र में जिस पद में पहली विभक्ति है वो पद हमारे विग्रह वाक्य में किस पद की तरफ निर्देश कर रहा है, उस पद का समास होगा। नहीं आया समझ में? फिर से समझो, समास विधायक सूत्र है, उसके अंदर एक पद में पहली विभक्ति है, वो पहली विभक्ति किस पद की तरफ संकेत कर रही है, यानी जो हमारा विग्रह होगा वो तो अलग है। तो उस विग्रह में किस पद को पहली विभक्ति हमारी बता रही है उसका समास होगा। किसके साथ होगा? तो समास विधायक सूत्र में एक पद में तीसरी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी, और तृतीया विभक्ति विग्रह पद के अंदर जिस पद को इंगित कर रही है उसके साथ समास कार्य होगा।
इसको समझ लेते हैं। इधर आओ, देखो, विशेषणम विशेषण बहुलम, ये हमारा कर्मधारय समास का सूत्र है। और कर्मधारय के भी कई सारे भेद हैं, जिनमें एक सूत्र हमने यहाँ लिया है। यहाँ पे सूत्र क्या है? विशेषणम विशेषण बहुलम। तो समास विधायक सूत्र में पहली विभक्ति वाला पद, तो ये पहली विभक्ति वाला पद है विशेषणम। अब ये विशेषणम जो पद है, ये निर्देश किसको कर रहा है? विशेषण को। जैसे नीलोत्पलम, क्या हुआ? नीलोत्पलम, नीलम चतत उत्पलम। यहां देखो, ये कहता है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष से होगा, तो इनके अंदर समास होगा। किसका समास होगा? विशेषण पद का समास होगा। और किसके साथ होगा? विशेष से पद के साथ होगा। तो ये प्रथमा विभक्ति वाला जो पद है, ये निर्देश कर रहा है विशेषण की तरफ। अब यहां हम देखते हैं विग्रह पद, तो नीलम च तत् उत्पलम, सीधा सीधा भी हम नीलम उत्पलम ऐसा कर सकते हैं। ये समास विग्रह हुआ। अब यहां देखो, ये विशेषण पद कौन सा है? नीलम, ये विशेषण पद है। तो ये इस पद के साथ में समास, इस पद का समास होगा। ये कह रहा है कि सूत्र के अंदर जिसमें पहली विभक्ति है, वो पहली विभक्ति वाला पद किसको इंगित कर रहा है, उसका समास होगा। और तृतीया वाले के साथ होगा, तो विशेष से पद के साथ होगा। यहाँ उत्पलम विशेष से पद है, तो यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट जो पद है नीलम, उसका समास तृतीया पद से निर्दिष्ट विशेष से जो पद है उत्पलम के साथ समास कार्य होगा। तो कोई भी समास का जब सूत्र हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमको ध्यान देना है कौन से पद में पहली विभक्ति है, कौन से पद में तृतीय विभक्ति है। तो जिस पद में पहली विभक्ति है, वो किस पद को इंगित कर रहा है हमारे विग्रह वाक्य में, उसका समास। और जो समास विधायक सूत्र में तृतीया विभक्ति वाला पद है, वो हमारे विग्रह वाक्य में किस पद की तरफ संकेत कर रहा है, उसके साथ समास कार्य होगा। तो पहली और तीसरी दो विभक्तियां समास विधायक सूत्र में होनी अनिवार्य है। अब हम देखते तीसरी विभक्ति है सातवीं विभक्ति। समास विधायक सूत्र में तृतीया विभक्ति वाले पद के द्वारा विग्रह वाक्य में निर्दिष्ट पद के साथ समास होगा। ये चीज हमने सीख ली। अब है सप्तमी विभक्ति। तो समास के अंदर जिस पद में सप्तमी विभक्ति होती है, उस अर्थ में समास होता है, यानी उस अर्थ में वहां पे समास कार्य होगा। तो तीन विभक्तियां, तीनों के अर्थ क्लियर हो गए। पहली द्वारा निर्दिष्ट के साथ हो जाएगा, तृतीया द्वारा निर्दिष्ट, पहली द्वारा निर्दिष्ट का समास होगा, तृतीया द्वारा निर्दिष्ट के साथ होगा, और सप्तमी के अर्थ में होगा। ये तीन कार्य हुए। अब मुख्य चीज क्या है? पहली और तृतीयांत पद अनिवार्य है। किसी भी समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति वाला पद और तृतीया विभक्ति वाला पद होना चाहिए। अगर नहीं है तो, अगर कोई से पद की अनुपस्थिति है, तो वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था हमको करनी होगी। तो क्या व्यवस्था हमको करनी है? देखो, यदि समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति वाला या तृतीया विभक्ति वाला पद नहीं है, तो उसकी जगह सुप और सुपा हम रखते हैं। सुप यानी कि पहली विभक्ति का पद नहीं है, तो उसकी जगह हम अपनी तरफ से सुप की अनुवृत्ति करेंगे, सुप पद को रख लेंगे। और यदि तृतीया विभक्ति वाला पद नहीं है, तो हम वहां पर सुपा की अनुवृत्ति करेंगे और वहां सुपा पद हम अपनी तरफ से रख देंगे। सुप और सुपा का मतलब होगा किसी भी पद का किसी भी पद के साथ। ये नहीं है तो इसका मतलब किसी भी पद का जो सूत्र में तृतीया है उसके साथ, या फिर सुप दिया हुआ है, सुपा नहीं दिया हुआ है, तो जो प्रथमांत पद है उसका समास होगा सुपा के साथ, माने किसी भी पद के साथ समास हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण समझ लिया विशेष विशेषण बहुलम, विशेषणम विशेषण बहुलम। अब दो सोपान हमारे हो गए, पहला विग्रह करना, दूसरा समास विधायक सूत्र। तीसरे नंबर पे आता विभक्ति का लोप। गुड। जब कोई भी समास हम करेंगे तो समास का काम ही यही होता है, दो पद हैं, दो से ज्यादा पद हैं, आपस में मिलेंगे तो उनकी विभक्तियों का लोप हो जाएगा।
वो अपनी अपनी विभक्तियों को भुला करके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ विभक्तियों का लोप सुपो धातु प्रातिपदिक जो हो सूत्र से विभक्तियों का लोप हमारा हो जाएगा। चौथा काम होगा पूर्व प्रयोग। बिल्कुल भाई साहब बारात में चले गए तो सबसे आगे कौन सी गाड़ी हो या किसको आगे रखें, दो फूफा हैं, कौन से वाले को आगे करें, दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसमें भी हमें यही काम करना है, किसको पहले रखें, कौन सा पद पहले रखें। तो देखो कौन सा पद पहले रखना है। समास के प्रसंग में सामान्यतया उपसर्जन का नियम लागू होता है और उपसर्जन वाला जो पद होगा उपसर्जनम पूर्वम, तो जिस पद की उपसर्जन संज्ञा होगी वो पद पहले आएगा। तो भाई साहब बड़े वाले फूफा जी को पहले ले आओ, नहीं तो बिरच जाएगा। तो देखो समास के प्रसंग में सामान्यतया उपसर्जन का नियम लागू होता है और उपसर्जन के नियम से ही पूर्व प्रयोग किया जाता है। उपसर्जन की संज्ञा करने वाला सूत्र हमारे पास है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अब इसको समझ लो, प्रथमा विभक्ति समास विधायक सूत्र में होती है। समास विधायक सूत्र हमने पढ़ा, जैसे विशेषणम विशेषण बहुलम, तो प्रथमा विभक्ति क्या है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, ये किसकी तरफ निर्देश कर रहा है, विशेषण की तरफ। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति वाला पद किस पद की तरफ संकेत कर रहा है, किसको निर्दिष्ट कर रहा है, उस पद की उपसर्जन संज्ञा होगी। क्लियर। दूसरा उपसर्जनम पूर्वम, तो जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी वही पद पहले आएगा। तो प्रथमा निर्दिष्ट से यहाँ पे उपसर्जन किसका हुआ, विशेषण का, तो इसके आधार पर विशेषण पद का पहले प्रयोग होगा और विशेष पद का बाद में प्रयोग किया जाएगा। ये चीज हमको ये समझा रहा है कि भैया उपसर्जन जिसकी हो जाएगी उसका पहले प्रयोग करना है और उपसर्जन जो बाकी पद बच गया, तृतीया से निर्दिष्ट जो पद बच गया, उसको हमें बाद में लिखना है। अभी यहाँ पूर्व प्रयोग हो गया, विभक्ति का लोप हो गया, उसके बाद में दो कार्य और यहाँ पे हमको करने हैं। नंबर 5 पे आता है समासांत प्रत्यय। अभी हमने क्या किया था, विभक्तियों का लोप कर दिया। सारे काम जब हमने कर लिए, समास कार्य जब हो गया, समस्त पद हमने बनाया, तो समासांत प्रत्यय लगेगा। यानी समास कार्य करने के बाद जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उसे हम कहेंगे समासांत प्रत्यय, समासांत कार्य। अब समास कार्य करने के बाद किए जाने वाले प्रत्यय को समासांत प्रत्यय कहते हैं। और ध्यान रखना है, ये समासांत प्रत्यय हर जगह नहीं जुड़ते, कुछ स्थानों पे जुड़ेंगे नियमों के अनुसार, कुछ स्थानों पर नहीं जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम समास पढ़ेंगे आगे, कहाँ कहाँ जुड़ेंगे कहाँ कहाँ नहीं जुड़ेंगे, वो सारी चीजें हम सीखते चले जाएंगे। तो समासांत कार्य कुछ जगह पे होता है, सभी जगह पे नहीं होता है, कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है। तो ये हो गया समासांत प्रत्यय। उसके बाद है लिंग निर्धारण। बिल्कुल भाई, पहचान तो निर्धारित करो उसको, किस लिंग का शब्द वो बना, पुल्लिंग का बना, स्त्रीलिंग का बना, नपुंसक लिंग का बना। तो सबसे अंत में जब समस्त पद बन जाएगा, जब सारा काम कंप्लीट हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम उस पूरे पद का एक लिंग निर्धारित करेंगे कि ये किस लिंग का शब्द बना, और वो सब हम जैसे जैसे समास पढ़ेंगे उनके साथ साथ सीखते चले जाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए समास के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।